Hello students, today we are going to read about diabetic foot. What is diabetic foot and why we are reading it? Mostly diabetic foot is caused because of two reasons. One, अगर कोई वहाँ पे आर्टीरियल प्रॉब्लम है या फिर कोई वहाँ पे सेंसेशनल इशू है, जैसे कि हमने न्यूरोपैथी में पढ़ा था, डायबिटिक न्यूरोपैथी में। ठीक है, अब आर्टीरियल इशू है, दैट मीन्स पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ है, कुछ भी हो सकती है, कैपिलरी में प्रॉब्लम हो सकती है या फिर आर्टरीज में एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। ठीक है, या फिर हमारा सिंपली नर्व में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे मोटर हो, चाहे सेंसरी हो, चाहे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो, किसी भी वजह से हमें डायबिटिक फुट हो सकता है। डायबिटिक फुट मीन्स सिंपल फुट में कोई अल्सर होना। सो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना होता है और कुछ स्टेजेस होती हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एपिडेमियोलॉजी, सबसे ज़्यादा 70% ऑफ द पेशेंट्स जो कि डायबिटीज़ से होते हैं, स्पेशली DM2, ठीक है, उन लोगों में डायबिटिक फुट पाया जाता है। और डायबिटिक फुट जितनों को होता है उनमें से 70% लोगों को मोस्टली एम्पुटेशन ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अराउंड 90% ऑफ DM2 आर लैंड अप इनटू अ डायबिटिक फुट। और जो ये कंडीशन है, दिस इज समवट अ ग्रेजुअल कंडीशन। ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे करके ऊपर से आगे से लेके ऊपर बढ़ती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आज डायबिटीज़ हुआ तो 3 दिन बाद डायबिटिक फुट हो जाएगा, नहीं। तो जैसे जैसे सेंसेशन जैसे जैसे ख़राब होगी, जैसे जैसे फुट में अडीमा होगा या फिर फुट में चोट लगती रहेगी, बार बार चोट लगती रहेगी, तो उसकी वजह से अल्सर्स हो जाएंगे, कैलोसिटीज़ बन जाएंगी। सो इट टेक्स टाइम एंड एवरेज भी निकाला गया है, तो इट इज़ अराउंड 11 ईयर्स या फिर 10.8 ईयर्स टू बी वेरी स्पेसिफिक। 10.8 ईयर्स एक मीन निकाला गया है कि इतने साल बाद, डायबिटीज़ होने के इतने साल बाद लोगों को डायबिटिक फुट होता है। इसके जैसे कंडीशन जैसे न्यूरोपैथिक इज लाइक अकाउंट्स फॉर मोर देन 70%, अप्रॉक्स 75% ऑफ द पेशेंट्स। ठीक है, पैथोजेनेसिस कुछ भी हो सकती है, चाहे न्यूरोपैथिक हो, ठीक है, चाहे आर्टीरियल कॉज हो या फिर इम्यूनोलॉजिकल कॉज हो। ठीक है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी में हमारे 3 टाइप्स हो सकते हैं, सेंसरी, मोटर और ऑटोनॉमिक। ठीक है, वेयर एज जो हमारे पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज है, इसमें माइक्रो और मैक्रो एंजियोपैथी है। और न्यूरोइस्केमिक मीन्स मिक्सड ऑफ न्यूरोपैथी प्लस वेस्कुलर प्रॉब्लम। ये बहुत ज़्यादा कॉमनेस्ट पाई जाती है लोगों में, दोनों तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड देन इम्यून डिसफंक्शन। नाउ न्यूरोपैथी के हम लोग तीनों टाइप्स पढ़ेंगे इन दिस व्यू। ये थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है चार्ट, सो याद रखिएगा, सेंसरी, मोटर एंड ऑटोनॉमिक हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। ठीक, सो सेंसरी में देखिए कैसे हमारी पैथोजेनेसिस होती है। सेंसेशन लॉस हुई, पता नहीं चला कब ट्रॉमा हो गया, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, थर्मल, केमिकल, मैकेनिकल, किसी भी तरीके का ट्रॉमा हो गया, पता नहीं चल रहा, कोई पेन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। लीजन जो है चेक नहीं है, तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, वो धीरे धीरे करके बढ़ता गया। उस लीजन में एक स्किन, एक कैलोसिटीज फॉर्म हो गई, जो कि डेथ स्किन की हो जाती है, वो बार बार लड़ने से वो फॉर्म हो गई। वो धीरे धीरे करके क्या, ऊपर तो कैलोसिटी फॉर्म हो गई और अंदर क्या है, वो वुंड जो है वो और ज़्यादा खराब होती गई। टिश्यू जो है वो नेक्रोज होता गया बीनीथ द, जस्ट नीचे, कैलस के जस्ट नीचे। ठीक है, जो कि अननोटिस चल रहा है, अभी तक पता ही नहीं चल रहा। अब क्या हुआ कि वहाँ पे कैविटीज़ बन जाएंगी, जिसमें फ्लूइड आ जाएगा, पस आ जाएगा। ठीक है, और ये जो है ये बाद में इरप्ट कर जाएगा। डैट कॉल्स फॉर द, ये पूरा जो है आपका अल्सर फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, पेन सेंसेशन, अननोटिस ट्रॉमा लीड्स टू callus formation. This callus formation leads to tissue necrosis inside the callus. ठीक है, उसके बाद वहाँ पे फ्लूइड आ जाएगा, देन उसके बाद वो फ्लूइड जो है और पुरुलेंट हो जाएगा और सीरियस हो जाएगा, और वो बाद में फट जाएगा और वो अल्सर का रूप ले लेगा। ठीक है, मोटर में क्या होता है, वीकनेस हो जाती है, वेस्टिंग हो जाती है ऑफ इंट्रिंसिक फुट मसल्स। इससे क्या होता है, डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं। डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं तो कैलोसिटीज़ बन जाती हैं। जैसे मान लीजिए किसी को क्लॉ फुट हो गया, उसमें क्या होगा कि
क्लॉइंग ऑफ टोज हो जाएगा। क्लॉइंग ऑफ टोज की वजह से जो डॉर्सल एस्पेक्ट है उस पर प्रेशर पड़ रहा है, बार बार शूज़ लग रहे हैं, और जो प्लांटर एस्पेक्ट है टोस का बिल्कुल एंड पे उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, एंड एमटीपी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है, तो इन सब जगह पे बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं अल्सरेशन होने के, बिकॉज प्रेशर पॉइंट पे ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, देन इसके बाद एक और टाइप होती है, एंड दैट टाइप इज ऑटोनॉमिक। स्वेटिंग डिक्रीज हुई या इंक्रीज हुई, दोनों पे प्रॉब्लम होती है। स्किन क्या होगी, ड्राई हो जाएगी, ब्रिटल हो जाएगी, क्रैक्स होंगे, जिसकी वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन से सेलुलाइटिस होगा, और वो सेप्सिस जो है धीरे धीरे करके इंक्रीज करके अल्सरेशन बना देगा। ठीक है, सो दीज अल्सरेशंस कैन गो इवन मोर बियॉन्ड दीज अल्सर्स, और वो गैंग्रीनस हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद होती है हमारी वेस्कुलोपैथी, दो तरीके से, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो में मतलब आपके लार्ज आर्टरीज जो हैं उनकी जो बाउंड्री है वो हार्ड हो गई, है ना, आर्टरी हार्ड हो गई, तो अच्छे से क्या हुआ, ब्लड सप्लाई नहीं गई। ठीक है, ब्लड सप्लाई नहीं गई तो और भी प्रॉब्लम हो गई। मान लीजिए कोई वुंड हुआ तो अच्छे से ठीक ही नहीं होगा, न्यूट्रिशन ही नहीं पहुंचेगा, है ना। माइक्रो एंजियोपैथी में भी यही होता है। इसमें क्या होता है कि जो कैपिलरी है वो डैमेज हो जाती हैं। ठीक है, वो कैसे डैमेज होती हैं, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसकी थिकनेस इंक्रीज हो जाती है। ठीक, इसकी वजह से क्या होता है, एंडोथीलियल जो है वो लाइनिंग भी बढ़ती रहती है। एंडोथीलियल लाइनिंग बढ़ गई तो कैपिलरीज बिल्कुल पतली हो जाएंगी और वो डैमेज हो जाएंगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन थिंग। ब्लड फ्लो डिक्रीज हुआ जिसकी वजह से वुंड हीलिंग कम हुई। अब इवन आपने एंटीबायोटिक भी दी, सब कुछ दिया, वो भी अच्छे से पेनिट्रेट नहीं हो रही, तो वुंड हीलिंग फिर से अफेक्टेड हो गई। ठीक है, नेक्स्ट इज योर इम्यून डिसफंक्शन पैथोलॉजी, मतलब कि इम्यूनिटी से कोई भी प्रॉब्लम हुई तो उसमें क्या क्या होगा। तो इसमें क्या होता है, आपकी मोनोन्यूक्लियो जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पीएमएन्स जो हैं हमारे क्या हो जाते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस हो जाता है। यहाँ पे पीएमएन ल्यूकोसाइटोसिस हो जाता है एक तरीके से, क्योंकि जो है इनका माइग्रेशन बहुत कम हो जाता है। माइग्रेशन कम हो जाएगा तो फेगोसाइटोसिस कम हो गया, फेगोसाइटोसिस में प्रॉब्लम हुई तो इंट्रासेलुलर जो हमारी फेगोसाइटोसिस है वो खत्म हो जाएगी, मैक्रोफेजिंग खत्म हो जाएगी, कीमोटैक्सिस खत्म हो जाएगी, विच विल लीड टू अल्सरेशन, और उसकी वुंड हीलिंग नहीं हो पा रही है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम। ठीक है, सरफेस पे एंटीबॉडी अटैच हुई, ठीक है, उसने यहाँ पे टारगेट किया, एंगल्फ किया, मैक्रोफेजिंग हो नहीं रही है, फेगोसाइटोसिस हो नहीं रहा है, तो क्या हुआ कि वो उसके अंदर ही फ्यूज हो गया और वो धीरे धीरे करके क्या अल्सर बना देगा। ठीक है, ठीक है, सो this was all the pathology of all these three individually, but there are certain other things which we can say that ये सारे एक साथ मिलकर के भी रोल प्ले करते हैं in causing a diabetic foot. check this out. ठीक है, मोटर न्यूरोपैथी है, कोई डॉर्सल डिफॉर्मिटी हो रही है, प्लांटर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। सेंसरी न्यूरोपैथी है, प्रोटेक्टिव सेंसेशन वो हो गई, सेम स्किन ब्रेकडाउन हो गया, या फिर ड्राई स्किन हो गई ऑटोनॉमिक से या फिर सेंसरी से, इन सब की वजह से स्किन ब्रेकडाउन हो गया। ठीक है, इम्यून डिसफंक्शन है, इम्यूनिटी अच्छे से काम नहीं कर रही है तो इन्फेक्शन हो रहा है, इस्चीमिया की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, स्किन ब्रेकडाउन हो रही है, अच्छे से वो नहीं हो रहा, तो इट विल फाइनली लीड टू अ एम्पुटेशन। ठीक है, सो दीज आर ऑल लाइक इंटीग्रेटेड जो कि काम कर सकते हैं। सेम इन ओवर हेयर कि नॉर्मल फुट है, हाइपरग्लाइसीमिया हुआ तो एबनॉर्मल इम्यूनिटी हुई, उसकी वजह से क्या हो सकता है। ठीक है, ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, आपकी न्यूरोपैथी हुई तो क्या हो सकता है, आपकी एंजियोपैथी हुई तो क्या हो सकता है, इसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाएगा और ये सारा जा कर के आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेगा विच इज नोन एज डायबिटिक फुट। क्लासिफिकेशन, ऐसे तो कोई खास क्लासिफिकेशन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, बट इसको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं 3 डिफरेंट तरीके से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉजेस, अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज।
कॉजेज का क्या मतलब हुआ कि हमें कौन कौन से कॉजेज की वजह से हो रहा है, न्यूरोपैथिक है या इस्चेमिक है। अगर न्यूरोपैथिक है तो विद इन्फेक्शन है, विदाउट इन्फेक्शन है, सिंपल, ठीक है। अगर इस्चेमिक है मतलब वेस्कुलर डिजीजेस ज़्यादा वो कर रही हैं तो उसमें विद इन्फेक्शन है, विदाउट इन्फेक्शन है। एटियोलॉजिकल तो बहुत ईजी है, ठीक है, उसके टाइप्स एंड देन उसके सब टाइप्स, ठीक। सो इसको हम लोग एटियोलॉजिकल ऐसे देखते हैं। अब हिस्टोरिकल क्या होता है, हिस्टोरिकल का मतलब हुआ कि उसकी जो कंडीशन है, ठीक है, प्रेजेंट क्लिनिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग उसकी जो कंडीशन है पीछे से कैसे चलती आ रही है, उस हिसाब से उसको हम लोग स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। 6 स्टेजेस हैं। फर्स्ट, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, फर्स्ट स्टेज, ठीक है। सेकेंड स्टेज में हाई रिस्क फैक्टर। हाई रिस्क फैक्टर क्या होता है कि इनकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, बहुत क्रॉनिक डायबिटीज़ है, फुट में कहीं ना कहीं स्किन की रेडनेस मिल सकती है, या फिर फुट वॉर्म है, या फिर उसको अडीमा है, या ऐसा कोई है जिसको डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, उसका वेट बहुत ज़्यादा है, उसको क्रॉनिक डायबिटीज़ है। सो दीज आर द एट हाई रिस्क, ठीक है। तो इनका कॉन्टिन्यूस चेकिंग फॉर एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स ज़रूरी होता है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस चेकिंग फॉर योर ब्लड ग्लूकोज, फॉर योर फुट केयर एंड एवरीथिंग, ठीक है। देन इसके बाद थर्ड स्टेज है अल्सरेटेड फुट। कहीं पे भी अल्सर हुआ तो मतलब डेट इज द स्टेज 3, ठीक है। स्टेज 4 में क्या हुआ, सेलुलाइटिस है। सेलुलाइटिस जो होती है ये हमारी जो प्रॉब्लम आती है ये मोस्टली आती है कि इन्फेक्शन से जस्ट पहले हो सकता है, या फिर जस्ट पीएडी में भी हो सकता है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज में भी हो सकता है, या फिर न्यूरोपैथिक आर्टरी डिजीज में भी हो सकता है, तो न्यूरोपैथिक डिजीज में भी हो सकता है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि सेलुलाइटिस है। यू कैन सी ओवर हियर सेलुलाइटिस, रेडनेस ऑफ द स्किन, ठीक है, स्वेलिंग, पेनफुल हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द सेंसेशन, ठीक है। देन नेक्रोटिक फुट इज योर 5th स्टेज, एंड देन एम्पुटेटेड फुट, मेजर एम्पुटेशन। मेजर एम्पुटेशन यहाँ पे 2 तरीके के एम्पुटेशन होते हैं, कंजर्वेटिव एम्पुटेशन और मेजर एम्पुटेशन। तो हम लोग जो 6th को लेते हैं हम एम्पुटेशन में लेते हैं। मैं आपको इसका डिफरेंस बताऊंगा इन ट्रीटमेंट, व्हाट इज कंजर्वेटिव एंड व्हाट इज मेजर, ठीक है। देन हमारी लास्ट आती है सीवियरिटी के बेस पे। सीवियरिटी के बेस पे जो हमारी क्लासिफिकेशन है सबसे हाईली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है, बहुत सारे लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, नोन एज वैगनर्स क्लासिफिकेशन। वैगनर्स क्लासिफिकेशन में क्या होता है, इट इज क्लासिफाइड इन ग्रेड्स अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी ऑफ द फुट, जो समय प्रेजेंट क्लिनिकल फाइंडिंग होगी, ठीक है। अब सीवियरिटी में सबसे पहले 0 है, दैट मीन्स कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फर्स्ट में आप देखेंगे तो बहुत सुपरफिशियल लेयर पे अल्सरेशन दिख सकता है, बहुत ऊपर ऊपर हल्का हल्का जो हमारी एपिथेलियल स्किन है वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कैलोसिटीज हो सकती हैं, वो दिख सकता है। सेकंड क्या होता है, वो बहुत डीप पेनेट्रेट कर जाता है, इट कैन गो फ्रॉम टेंडन टू बोन टू द इवन जॉइंट, ठीक है। सो दीज आर आवर 3 स्टेजेस, ठीक। देन जो हमारी थर्ड स्टेज है दैट इज योर 4th स्टेज, ठीक है, जो आपकी 3rd ग्रेड है, वो क्या है, उसमें ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाता है, डीप एब्सेस बन जाता है, ठीक है। दैट मीन्स इन्फेक्शन इज मोर ओवर टू द बोन्स, और बोन्स को वो क्या कर रहा है, वो धीरे धीरे एब्सेस बना चुका है, और वहाँ से प्रूलेंट डिस्चार्ज भी शुरू हो चुका है, ठीक है। 4th और 5th ग्रेड्स में सिर्फ और सिर्फ इतना फ़र्क है, दोनों में गैंग्रीन है, लेकिन जो 4th स्टेज होता है वहाँ पे टोज और फोरफुट की गैंग्रीन होती है, वेयर एज जो आपका 5th स्टेज होता है वहाँ पे हाइंड फुट भी इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है, मतलब कि ऑल ओवर गैंग्रीन हो जाएगी, ठीक है। सो दीज आर द 3 क्लासिफिकेशंस बेस्ड ऑन योर एटियोलॉजी, योर हिस्ट्री एंड योर सीवियरिटी, ओके।